तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बन गए हैं, 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं। और यह चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत अहम था। यह कहना गलत होगा कि भारतीय जनता पार्टी के लिए इन चुनावों के नतीजे पूरी तरह से विन विन थे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए पूर्ण विजय तब होती जब उसे तो 90-95 सीटें मिलती, मगर नीतीश कुमार को 40-30 के आसपास सीटें मिलती ताकि उसका दावेदार मुख्यमंत्री बन पाता। मगर ऐसा हुआ नहीं। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी के बीच सीटों का अंतर कुछ बहुत ज्यादा नहीं था। ऊपर से जो वोट मिले उसका मकसद साफ था। उसका मकसद था जनता में सहानुभूति नीतीश कुमार के प्रति, नीतीश कुमार की योजनाएं और ऑफ कोर्स चुनाव आयोग का अपना किरदार, जिसके अंतर्गत उसने चुनाव आचार संहिता के बावजूद 10,000 रुपए औरतों के खाते में पहुंचने दिए। इसके अलावा हमने चुनावों में देखा किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता दूसरे राज्य का वोटर आई कार्ड रखने के बावजूद बिहार में आके वोट कर रहे थे, या फिर जिस तरह से अश्विनी वैष्णव ने पूरी एक विशेष ट्रेन भेजी जिसमें भारतीय जनता पार्टी के समर्थक थे, जिन्होंने जाकर बिहार में अलग अलग स्थानों पर वोट किया। यानी कि चुनाव आयोग के इस तेवर की वजह से भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी गठबंधन को जीत मिली। मगर यह भी हकीकत है दोस्तों कि जीत जीत होती है, जो जीता वो सिकंदर। इतिहास के पन्नों में यही याद किया जाएगा कि जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने, उनके नेतृत्व में 202 सीटें मिली थी। इतिहास यह भी नहीं याद करने वाला है कि इस तरह से चुनाव के अंतिम दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने नीतीश कुमार का नाम लेना छोड़ दिया था। कहीं ना कहीं उनके जो भी सेटिंग हो या जो भी उनकी सोच हो, उन्हें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी को खुद को 90 से ज्यादा सीटें मिल जाएंगी, तमाम सहयोगियों के साथ मिलकर वो सरकार बना लेगी और जनता दल यूनाइटेड नंबर 2 तो होगा मगर बहुत नीचे जाकर। मगर हुआ कुछ और। जनता दल यूनाइटेड को शानदार सीटें मिली। इस वक्त भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं ना, तो एनडीए गठबंधन को जनता दल यूनाइटेड की जरूरत नहीं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, चिराग पासवान, जितन राम मांझी और जो बाकी तमाम लोग हैं एनडीए गठबंधन में, वो सब मिलके माइनस नीतीश कुमार बहुमत है उनके पास। सही सुना आपने, उनके पास बहुमत है। तो कायदे से भारतीय जनता पार्टी को जरूरत नहीं है, मगर भाजपा भी ये जानती है कि उन्हें जो ये जनादेश मिला है उसमें नीतीश कुमार का एक बहुत बड़ा किरदार है। अब मैं उस बहस में इस वक्त नहीं जाना चाहता हूं कि वो 202 सीटों तक कैसे पहुंचे, उसमें चुनाव आयोग का क्या किरदार था, क्या वोट चोरी के चलते ऐसा हुआ, वो एक अलग बहस है। जब विपक्ष इस बारे में सबूत पेश करेगा तो इस मंच पर सबसे पहले मैं आपको ये जानकारी दूंगा। मगर आप एक बात पर गौर कर रहे होंगे, तेजस्वी यादव अब तक, आज जब नीतीश कुमार ने पद और गोपनीयता की शपथ ले ली अपने मंत्रिमंडल के साथ, अब तक तेजस्वी यादव खामोश है। बिहार की जनता जानना चाहती है क्यों। जब प्रशांत किशोर सामने आकर अपना बयान दे सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, एक ऐसा प्रशांत किशोर जो इस कदर अहंकारी हैं। जी हां, प्रशांत किशोर ने इन चुनावों में भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाया, पलायन को मुद्दा बनाया, मगर हकीकत यह भी है उनकी सोच सामंती है, वो अहंकारी हैं। जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं, पत्रकारों के सवालों के जवाब दे सकते हैं, तो तेजस्वी यादव क्यों कतरा रहे हैं। यह सवाल इस वक्त किया जा रहा है। और आज मैं सिर्फ तेजस्वी यादव की नहीं, मैं राहुल गांधी की भी बात करूंगा। सीधा सा सवाल, क्या तेजस्वी यादव इसलिए डर रहे हैं क्योंकि वो इस हार से जुड़े सवालों का जवाब नहीं देना चाहते हैं। इस वक्त आई एम श्योर तेजस्वी यादव और उनकी टीम ने पूरी रिसर्च कर ली होगी, पूरा शोध कर लिया होगा कि वो क्यों आ रहे। उनके पास वोट चोरी को लेकर जवाब होंगे, उनके पास 10,000 रुपए की जो रिश्वत दी गई, कम से कम विपक्ष तो यही कहता है कि 10,000 रुपए की रिश्वत महिलाओं को दी गई, इन तमाम मुद्दों को लेकर आपके पास सवालों के जवाब होंगे। तो फिर तेजस्वी क्यों नहीं आ रहे हैं? क्या इसका कारण उनकी अपनी बहन रोहिणी आचार्य हैं, जिन्होंने अपनी तरफ से बहुत गंभीर आरोप लगाए हैं। पहला आरोप कि उन्हें चप्पल मार के बाहर किया गया परिवार से। दूसरा आरोप, उनसे यह कहा गया कि तुमने खराब किडनी दी। मेरा परिवार मुझसे लगातार कहता रहा, रोहिणी आचार्य ने ऐसा कहा कि मेरा परिवार मुझसे लगातार कहता रहा कि किडनी मत दो मत दो मत दो, मगर फिर भी मैंने दे दिया क्योंकि मैं अपने पापा से मोहब्बत करती थी। क्या तेजस्वी यादव इस बात को लेकर बच रहे हैं? और यह सवाल मैं बार बार कर रहा हूं। अगर आप बच रहे हैं तो आप लोगों के जहन में
इस ख्याल को और मजबूत कर रहे हैं कि जो बातें रोहिणी आचार्य कह रही हैं वो सच होंगी। मैं स्पष्ट कर दूं, जब तक दोनों पक्ष सामने ना आ जाएं, मैं किसी एक पक्ष पर एतबार नहीं करने वाला हूं। इस बात को हालांकि नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जिस अंदाज में रोहिणी आचार्य ने अपनी बात रखी, उसने लोगों को हिला दिया। जिस अंदाज में उन्होंने अपनी बात रखी, उसने लोगों को वाकई हिला दिया। जिस इमोशनल अंदाज में उन्होंने बात रखी, हालांकि उनकी बातों में काफी विरोधाभास था, क्योंकि एक तरफ तो ये कहती हैं कि मेरा परिवार मुझसे कहता रहा कि मत दो पिता को किडनी, फिर वो कहती हैं कि मेरे माता पिता मुझे बहुत प्रिय हैं, उनसे मुझे कोई शिकायत नहीं है। तो ये दोहरे मापदंड साफ तौर पर हैं। और हम देख रहे थे कि संजय झा को लेकर और तेजस्वी यादव के जो बाकी करीबी हैं, रमीज जिनका नाम लिया जा रहा है, उनको लेकर रोहिणी आचार्य के समर्थकों में कितना गुस्सा था। लालू यादव पूरी तरह से बेबस दिखाई दे रहे हैं। यकीनन ये आरजेडी के राजनीतिक इतिहास का सबसे न्यूनतम स्तर है, सबसे खराब लम्हा है। और खराब लम्हा सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप 25 सीटों पर आ गए, नहीं, खराब लम्हा इसलिए है क्योंकि बेशक पीके को 0 सीटें मिली हैं, मगर बिहार देख रही है कि मुख्य विपक्षी दल के तौर पर पीके मुद्दों की बात कर रहे हैं। इनफैक्ट चुनावों के दौरान भी शुरू में उन्होंने बहुत तेवर के साथ चुनाव लड़ा। यह बात अलग है कि अंत में जाकर बहुत ही रहस्यमय अंदाज में वो कहने लगे कि भाई जीते जो भी, बिहार की समस्या का समाधान हो। ऐसी बातें कौन करता है? और इसने कहीं ना कहीं इस बात को बल दिया कि क्या पीके भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मगर जैसे मैंने बताया, पीके बी टीम है, सी टीम है, एल टीम है, जो भी टीम हो, आई डोंट केयर। What I really care about is a man who is raising people's issues, यानी कि एक व्यक्ति जो जनता के मुद्दे उठा रहा है। तेजस्वी यादव इससे पिछड़ नहीं सकते हैं। तेजस्वी यादव ने एक अच्छा चुनाव लड़ा, वो लगातार मुद्दों पर थे, उन्हें भड़काया जाता रहा, और भड़काया पहली बार नहीं गया। विधानसभा के अंदर खड़े होकर सम्राट चौधरी ने उनके पिता की बेइज्जती की थी। ये मत भूलिए कि सदन के अंदर खड़े होकर किस तरह से नीतीश कुमार ने राबड़ी देवी के बारे में क्या क्या नहीं कहा था, और ये सब तेजस्वी देख रहे थे। मगर उनकी तारीफ की जानी चाहिए कि उन्होंने कभी आपा नहीं खोया। तो ये जो खबरें आ रही, जिसका जिक्र रोहिणी आचार्य कर रही हैं, क्या तेजस्वी यादव वाकई आपा खो रहे हैं? और क्या इसकी वजह यह है कि उनके अंदर एक फ्रस्ट्रेशन एक अरसे से भर रहा था और वो उबाल के तौर पर सामने आया? और अगर रोहिणी आचार्य बात सही कह रही हैं, तो क्या आप ये गुस्सा अपनी बड़ी बहन पर निकालेंगे? वो बड़ी बहन जिन्होंने कहा था अभी कुछ ही दिनों पहले कि तेजस्वी मेरे बेटे जैसा है। वो रोहिणी आचार्य जिन्होंने काउंटिंग वाले दिन अपने तमाम जो कार्यकर्ता थे उनसे कहा था हिम्मत मत हारना, हम जीतेंगे, घबराओ मत, काउंटिंग स्टेशन से पीछे मत हटो। रोहिणी आचार्य तमाम बातें कह रही थी। तेज प्रताप यादव को मैं समझ सकता हूं, अव्वल दर्जे का अवसरवादी आदमी। इस व्यक्ति के कोई सिद्धांत नहीं है, यानी कि एक रवि किसनवा उनसे क्या मिल गए, खिलखिला गए भाई। आप लालू प्रसाद यादव की राजनीति का हिस्सा है, उनके बेटे हैं। मगर जहां तक राजनीतिक समझ और जहां तक राजनीतिक रीढ़ की बात है, तेज प्रताप यादव के पास वो नहीं है। और महुआ की जनता ने उन्हें आईना भी दिखाया। लिहाजा मैं उनके पॉलिटिकल करियर के बारे में कुछ बहुत ज्यादा नहीं कहना चाहता हूं। कुछ दिनों बाद यू टर्न करके वो वापस परिवार में भी आ जाएंगे, और नहीं भी आए तो भारतीय जनता पार्टी उनका इस्तेमाल करेगी, अपने हिसाब से इस्तेमाल करेगी, चूसेगी और फिर साइड कर देगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का अंदाज़े बयां है। मगर फिर वही सवाल, आखिर क्यों तेजस्वी यादव खामोश हैं? यह खामोशी आत्मघाती है, क्योंकि जब आप खामोश रहते हैं तो आप कहीं ना कहीं अपने कार्यकर्ताओं को यह संदेश दे रहे हैं कि आपको उनकी परवाह नहीं है। ऐसा तो नहीं लगता, कम से कम आपके चुनाव प्रचार में आपके तेवर को देखकर तो हमें कभी ऐसा नहीं लगा कि आपको अपने राजनीतिक कार्यकर्ताओं की परवाह नहीं है। तो फिर आप खामोश क्यों हैं? यह सवाल किया जाएगा, बार बार किया जाएगा, और न सिर्फ तेजस्वी यादव से किया जाएगा बल्कि राहुल गांधी से भी किया जाएगा। इनफैक्ट जैसे कि आप जानते हैं, 272 गोदी नौकरशाहों ने राहुल गांधी पर प्रहार किया है। क्यों? क्योंकि वो चुनाव आयोग के तेवरों पर सवाल उठाते रहे हैं, वाजिब सवाल उठाते रहे हैं। 272 नौकरशाह, ये वो नौकरशाह हैं जो पुलिस में थे,
जो डिप्लोमैट्स थे, जो जजेस थे, बाय द वे इनमें से अधिकतर या तो भाजपा के सदस्य हैं या भाजपा के एहसान तले दबे हुए हैं। तो मुझे ताज्जुब नहीं होता कि अगर ये 272 जो हैं वो राहुल गांधी की आलोचना कर रहे हैं। राहुल गांधी एक मुश्किल लड़ाई लड़ रहे हैं। राहुल गांधी कुछ ऐसे मुद्दे उठाते हैं जो असहज हैं। राहुल गांधी कई बार ऐसी बातें कहते हैं जो अधिकतर लोगों को पसंद ना आती हो, क्योंकि वो मुद्दे की बात करते हैं और अक्सर मुद्दे की बात जो होती है वो लोक लुभावन यानी पॉपुलर नहीं होती। इसीलिए उन्हें इन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। और भाजपा ऊपर से, यस, he has an opposition in the form of BJP that twists his words। सरल शब्दों में उनके सामने एक ऐसा पक्ष यानी भारतीय जनता पार्टी है जो उनके खिलाफ एक बहुत ही गंदा, बदनुमा प्रोपेगेंडा चला रहा है, उनके शब्दों को तोड़ता मरोड़ता है। और आपको याद होगा लोकसभा के अंदर स्वयं प्रधानमंत्री ने उनके शब्दों को तोड़ा मरोड़ा था जब उन्होंने प्रहार आरएसएस और भाजपा पर किया था, मगर प्रधानमंत्री उसे हिंदुओं तक ले गए। याद कीजिएगा हाल के विधानसभा चुनावों में राहुल गांधी ने क्या कहा था कि आप यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छठ के नाम पर ड्रामा मत कीजिए, मगर प्रधानमंत्री से लेकर मीडिया से लेकर पूरा भाजपा का प्रचार तंत्र यह कह रहा था कि उन्होंने छठ का अपमान किया है। इसमें दो राय नहीं है कि राहुल गांधी शब्दों की मर्यादा पर गौर कर सकते हैं, क्योंकि देखिए हिंदी जो भाषा है ना उसमें राहुल गांधी बहुत सहज नहीं है। जैसे कि उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा वो कहीं ज्यादा स्वाभाविक कम्युनिकेटर हैं। जनता के साथ उनका संवाद जो है ना राहुल गांधी के मुकाबले कहीं ज्यादा नेचुरल है, स्वाभाविक है। राहुल गांधी अंग्रेजी में सोचते हैं और उसका परिणाम आप उनके हाइड्रोजन बॉम्ब के प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में देखते रहे हैं, जहां वो पहले अंग्रेजी में बोलते हैं और बाद में हिंदी में बोलते हैं। एक ऐसा देश जहां आपका फोकस हिंदी भाषी राज्य है, आप अंग्रेजी में कैसे बोल सकते हैं? मगर मैं जानता हूं राहुल गांधी ऐसा क्यों कहते हैं या क्यों करते हैं। वो ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि वो अंग्रेजी में ज्यादा स्वाभाविक हैं। मुझे यह भी बताया जाता है कि वो अंग्रेजी में इसलिए पहले बोलते हैं ताकि उनका आत्मविश्वास बन सके, कॉन्फिडेंस बिल्ड हो सके। और एक बार जब आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है तब आप हिंदी में बोलते हैं। यह वजह है कि वो पहले अंग्रेजी में बोलते हैं और बाद में हिंदी में बोलते हैं। मगर जनता यह सब नहीं समझती है ना। आपका फोकस जो है वो हिंदी भाषी राज्य है, आपकी सोच उस हिसाब से होनी पड़ेगी, आपको तैयारी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले उसी हिसाब से करनी पड़ेगी। लिहाजा पहले जब अंग्रेजी में बोलते हैं ना तो मनोवैज्ञानिक तौर पर आप जो अपना श्रोता है, अपना ऑडियंस है, उसका एक बहुत बड़ा चंक, एक बहुत बड़ा हिस्सा खो देते हैं। यह बात राहुल गांधी को समझनी पड़ेगी और राहुल गांधी को यह बात भी समझनी पड़ेगी कि खामोशी से बात नहीं बनने वाली है। आपकी चुनौती मुश्किल है, मगर आपकी चुनौती है ही यही कि आप खामोश नहीं रह सकते, आपको बोलते रहना पड़ेगा। आप ये किसी कीमत पर संदेश नहीं दे सकते कि मैं हौसले हार गया हूं। आप ये किसी कीमत पे संदेश नहीं दे सकते कि मैं ये इम्तिहान हार गया हूं, मेरे हौसले पस्त हैं, मुझे आराम चाहिए, मैं इस देश जाना चाहता हूं, उस देश ब्रेक के लिए जाना चाहता हूं। आप जाइए, मुझे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर पारदर्शिता बरकरार रखिए। सबसे बड़ी बात जो मैंने खासतौर से राहुल गांधी और पीके दोनों में देखा, तेजस्वी में नहीं, तेजस्वी में अहंकार रत्ती भर नहीं है। उन्होंने सभी सवालों के जवाब दिए, सभी पत्रकारों को इंटरव्यू दिया, मगर पीके के तेवर में अहंकार था। हालांकि पीके का अहंकार मुझे पसंद आया क्योंकि वो गोदी मीडिया की धज्जियां उड़ा रहे थे, विच आई फील इज वेलकम। मगर राहुल गांधी सभी को इंटरव्यू भी नहीं देते हैं। गोदी मीडिया को तो वो इंटरव्यू ही नहीं देते हैं। आपको याद होगा भारत जोड़ो यात्रा के दौरान उन्होंने किसी भी गोदी मीडिया पत्रकार को इंटरव्यू नहीं दिया था, और वाजिब भी है क्योंकि आजाद भारत के इतिहास में ऐसा कोई राजनेता नहीं हुआ, जी हां, कोई राजनेता नहीं हुआ जिसके खिलाफ आज से नहीं 2014 से पहले गोदी मीडिया ने एक दुष्प्रचार के चलते उसकी छवि को बर्बाद किया होगा। राहुल गांधी पढ़े लिखे हैं, मगर उन्हें एक पप्पू के तौर पर पेश किया गया। इसमें मीडिया का किरदार था, अरुण जेटली का किरदार था, स्वर्गीय अरुण जेटली का किरदार था, और अब भाजपा का प्रचार तंत्र उनके हर बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश करता है। स्वयं प्रधानमंत्री उनके बयानों को तोड़ मरोड़ कर पेश करते हैं, चाहे वो आलू से सोना वाली बात हो या जो भी बयान हो।
कहने का अर्थ साफ है कि राहुल गांधी में जो नाराजगी है मीडिया को लेकर, या जनरली वो जो एक एंग्री मिडिल एज मैन दिखाई देते हैं, उसकी वजह यह है कि वो मीडिया से नाराज है। न सिर्फ गोदी मीडिया, उन्हें यह लगता है कि जो बाकी मीडिया भी है, वो जैसे गोदी मीडिया पूरी तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पिछलग्गू है, तो बाकी जो पत्रकार हैं जो सत्ता से सवाल करते हैं वो मेरे पिछलग्गू क्यों नहीं है। कुछ हैं, इसमें दो राय नहीं है, मगर आप जानते हैं इस मंच पर हम सबसे सवाल करते हैं। जो गलत है उससे सवाल किया जाएगा। और आज ये जो सवाल किया जा रहा है, खासतौर से तब जब नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बन गए हैं, तो तेजस्वी यादव का क्या भविष्य है, राहुल गांधी का क्या भविष्य है? क्योंकि अब असम के चुनाव होने वाले हैं और उसकी जमीन अब से हेमंत बिस्व शर्मा, वहां के जो कल्चरल मिनिस्टर हैं अशोक सिंघल, वो तैयार कर रहे हैं। बिहार में जो जीत मिली है, उनके एक मंत्री कहते हैं कि भाई ये गोभी की खेती है। आपको याद होगा 1989 में जब भागलपुर में करीब 1000 मुसलमानों का नरसंहार हुआ था, तब उन्हें दफन किया गया था और उसके ऊपर गोभी की खेती कर दी गई थी। कितनी शॉकिंग बात असम के एक मंत्री ने कही है, अशोक सिंघल नाम है उनका। तो यह बात तय हो जाती है कि अब जबकि असम में चुनाव हैं, तो इससे ज्यादा जहरीली बयानबाजी होने वाली है। और कौन बैठा हुआ है सत्ता में? माननीय माननीय हेमंत बिस्व शर्मा, जो अपने हर बयान में बांटने काटने वाली बात करते हैं। इस तरह की बातें लगातार करते हैं। तो कांग्रेस की चुनौती बहुत ज्यादा है। हालांकि असम के अंदर उनके पास गौरव गोगोई जैसी शख्सियत है, मगर असम के अंदर वो जो हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा है वो कहीं ज्यादा गंभीर है, और उसको लेकर जमीन एक अरसे से हेमंत बिस्व शर्मा तैयार कर रहे हैं। कांग्रेस के लिए यह चुनाव भी जीतना किसी चमत्कार से कम नहीं होगा, मगर बिहार से कम मुश्किल ये चुनाव होने वाला है। और बहुत जरूरी हो जाता है कि ये जो रफ्तार चल रही है भारतीय जनता पार्टी की, वो अहंकार अगर उस पर काबू पाना है तो आपको जीतना होगा। क्योंकि आने वाले हैं बंगाल के चुनाव, उत्तर प्रदेश के चुनाव, उत्तराखंड के चुनाव, और आपको पता है कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी सिस्टम के अंदर किस तरह से रच बस गई है। उत्तर प्रदेश को लेकर उम्मीद की किरण यही है कि विपक्ष का चेहरा अखिलेश यादव है। उम्मीद की किरण यह है कि उत्तर प्रदेश के अंदर हाल ही में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, वहां 43 सीटें इंडिया गठबंधन को मिली थी, लिहाजा उस जमीन पहले से तैयार है। मगर आप जानते हैं जब विधानसभा चुनाव होंगे तो भारतीय जनता पार्टी, उसकी मशीनरी, उसका मीडिया, उसकी एजेंसीज किस तरह से एक्टिव हो जाएंगे। मगर उससे पहले बहुत जरूरी हो जाता है कि विपक्ष के जो चेहरे हैं, और खासतौर से चूंकि मैं बिहार की बात कर रहा हूं, तेजस्वी और राहुल खुलकर सामने आए, अपनी बात रखें। हो सकता है कि मीडिया अगर आपसे कठोर सवाल करे तो आपको असहज होना पड़े, शर्मिंदा भी होना पड़े, तो वो जहर का घूंट आपको पीना पड़ेगा। ये हालात असामान्य हैं, ये हालात खतरनाक हैं। हम एक ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां 272 गोदी नौकरशाह नेता विपक्ष पर प्रहार करते हैं, और वो भूल जाते हैं कि किस तरह से चुनाव आचार संहिता की धज्जियां स्वयं चुनाव आयोग ने उड़ाई थी। ये जो नौकरशाह, ये इतने बड़े कायर हैं। दिल्ली में धमाका होता है और ये सरकार पाकिस्तान का नाम नहीं लेती। उनका एक नेता हाल ही में, मैंने आपको बयान सुनाया था, पाकिस्तानी सदन के अंदर वो कहता है कि हमने लाल किला का धमाका कराया, मगर भारतीय जनता पार्टी के मुंह से चू तक नहीं निकलती। क्यों नहीं निकलती? क्योंकि ट्रंप ने कहा था कि मैंने व्यापार का झुंझुना दिखाया और भारत ने ऑपरेशन सिंदूर रोक दिया था। 7 विमान के गिरने की बात ट्रंप लगातार करते रहे। ट्रंप ने भारत और पाकिस्तान को एक पैमाने पर रख दिया। ट्रंप का ब्लैकमेल साफ तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दिख रहा है, मगर ये जो नौकरशाह हैं उन्हें यह सब नहीं नजर आता। तो वो बात मैं समझता हूं, मगर इसका मतलब ये कतई नहीं है कि आप सीन से गायब हो जाएं। जो तेजस्वी यादव और राहुल गांधी कर रहे हैं, दैट इज क्रिमिनल। राजनीतिक तौर पर यह क्रिमिनल है, यह आप नहीं कर सकते हैं। जवाबदेही होती है आपकी। आपको लगता है अगर तानाशाही सोच है सत्ताधारी पार्टी की, तो विपक्ष के तौर पर आप यह सब नहीं कर सकते हैं। आपको पार्टी विद अ डिफरेंस, गठबंधन विद अ डिफरेंस खुद को प्रमाणित करना पड़ेगा। यह एक हकीकत है और आप इस हकीकत से मुंह नहीं मोड़ सकते हैं।
बहरहाल हमें इंतजार है कि तेजस्वी यादव कब सामने आएंगे और यकीनन उनके एक एक शब्द को सुनना चाहेंगे लोग। राहुल गांधी को भी सामने आना चाहिए, अपनी शर्तों पर नहीं, देश की शर्तों पर, लोगों की शर्तों पर। मीडिया आपको टारगेट कर रहा है, वो हम देख रहे हैं। या तो आपकी पार्टी ही इस गोदी मीडिया का बहिष्कार कर दे, आपका कोई प्रवक्ता ना जाए। मगर आप जानते हैं आपके कई ऐसे नेता हैं जिन्हें भूख होती है ऐसी मीडिया में जाकर ऐसे डिबेट्स में शिरकत करने। तो आपके पार्टी के अंदर ऐसे लोग हैं। शशि थरूर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रामनाथ गोयनका लेक्चर में बुलाया जाना अपने आप में इतनी बड़ी आयरनी, इतनी बड़ी विडंबना थी, और शशि थरूर वहां जाते हैं, प्रधानमंत्री जो है मंच से कांग्रेस की धज्जियां उड़ा रहे होते हैं, अर्बन नक्सलवाद की चर्चा कर रहे होते हैं, और शशि थरूर ताली बजा रहे होते हैं। तो ऐसे तो नेता हैं कांग्रेस के अंदर, धक्के मार के निकालो। आप बताओ दैट यू मीन बिजनेस। आप बताओ कि आप व्यवस्था पर सवाल करोगे, आप मुद्दे पर बने रहोगे, और आप सामने आने से नहीं डरोगे। तभी आप खुद को अ पॉलिटिशियन विद अ डिफरेंस साबित कर पाओगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।